पूरा नीचे जीरो हो चुका है, ऊपर की सारी दुकानें खत्म है। इतनी कॉलें, इतने लोगों को फोन करे आ रही हैं, गाड़ियां खराब है, केएमसी का अमला पूरा नकारा है। मेरी वाइफ है, बहन है, बेटी है। 10 बजे हमने फोन मिलाया, फिर उसके बाद राब्ता नहीं हुआ। इन्होंने मार दिया बच्चों को, गवर्नमेंट ने मारा, रेस्क्यू सही नहीं करा, कोई भी नहीं बचा। पाकिस्तान के जो सियासतदान है यहाँ हमारे मुल्क के, और मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह इनके साथ ऐसे ही करे, क्योंकि मैंने आपको जलते हुए देख रहा हूँ। 3 दिन से मैं माँ बाप को झूठ बोल रहा हूँ। क्या बोलूं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, कराची में आतिशज़दगी का कोई पहला वाक़या नहीं है। कराची में फायर फाइटिंग के हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स पहले भी देखे हैं, लेकिन गुल प्लाजा सानिया जो हमने अब देखा है, जहाँ 40 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। अभी तक बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर महफूज करार नहीं दिया गया अंदर जाने के लिए। अब बताया जा रहा है इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक कि 14 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके अलावा 73 अफराद लापता हैं, मिसिंग है। फुरकान अली वो हीरो है हमारा फायर फाइटर जिसने जाम शहादत नोश फरमाया है, और हम समझते हैं कि उसको जितना सलाम पेश किया जाए, खराज तहसीन पेश किया जाए, कम है। लेकिन हमें सबक सीखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग बताकर गए हैं कि जब आप अपनी गलती से सबक सीखते हैं तो उसे दोहराते नहीं हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमें देखना पड़ रहा है कि कराची के अंदर अगर मैं आपको फायर इंसिडेंट्स के बारे में बताऊं तो 2024 में 2328, 2025 में 2500 आतिशज़दगी के वाक़यात, 2 सालों में तकरीबन 5000 आतिशज़दगी के वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन सैडली फायर फाइटिंग का जो हमारा निज़ाम है, फायर स्टेशन हमारे पास सिर्फ 29 है, और अभी भी वो प्रॉपर्ली वेल इक्विप नहीं है। जो उनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलनी चाहिए, पानी की वाफ़िर मिकदार मिलनी चाहिए, उस तरह नहीं मिल पाती। ऑफकोर्स पूरे कराची में उतना पानी नहीं है जितनी जरूरत है, उसका आधा हमें मिलता है। साथ साथ अगर हम तारीख पे नजर डालें, गुल प्लाजा में 2016 में भी आग लगी थी, और 2016 के बाद हमने चावला मार्केट 2021, चेसअप स्टोर 2022, कोऑपरेटिव मार्केट 2022, हफीज सेंटर 2022, आरजी शॉपिंग मॉल 2023 नवंबर, एम्प्रेस मार्केट नोमान प्लाजा दिसंबर 2024, फर्नीचर मार्केट दिसंबर 2024, रिम्पा प्लाजा 2024, मिलेनियम मॉल 2025 जून, क्लिफ्टन शॉपिंग सेंटर फरवरी 2025। फिर हम आज गुल प्लाजा में दोबारा आग लगते हुए देख रहे हैं। बट सैडली हमने सीखा बहुत कम है। मैं जिस इस वक्त सड़क पे हूँ, मैं आपको थोड़ा सा मैले रखू बताना चाहूंगा कि मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर कायदे आजम का मजार है, और मेरे एक्सट्रीम राइट के ऊपर पोर्ट्स है, समंदर है, जहाँ सारा कारोबार होता है। अहमद जिना रोड वो शारा है जो कि अगर कहा जाए एशिया का फाइनेंशियल हब है, गलत नहीं होगा। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी फार्मेसी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मौजूद है। और जो नुकसान यहाँ पर हुआ है, 1200 दुकानें, 300 स्टॉल थे, तकरीबन 6000 घरानों का रोजगार और जमा पूंजी गुल प्लाजा से सिर्फ जुड़ा हुआ था। और इसको आप जानते हैं इतना वक्त लग गया यहाँ पे रेस्क्यू करने में, फायर फाइटिंग करने में, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मैं ये भी आपको बताऊं कि इसी रोड के साथ आया चुंदरी का जो कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का, तो मालियाती तौर पे इस इलाके से बड़ा कोई इलाका नहीं है, इस जगह से इंपॉर्टेंट कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे एक और प्रॉब्लम का भी की तरफ आपको लेके जाना है, वो है तमाशबीन का मसला। आज भी मेरे सामने इस वक्त एक शहर आबाद है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, खिदमत खल्क एनजीओ के स्टॉल हैं, एम्बुलेंसेज जा रही हैं जिस तरह की आप सुन सकते हैं, और हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए देख रहे हैं। उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल चैलेंज होता है, लेकिन इस वक्त 40 घंटे बाद तो उनको कंट्रोल थोड़ा बहुत कर लिया गया है। लेकिन जब ये आग लगी थी तो लोग जवान दिलेर भी थे जो अंदर जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। गुल प्लाजा जल चुका है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या इस आग से हम कुछ सीखेंगे या पिछली आगों की तरह तमाशा देखते रहेंगे? क्या अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करेंगे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करेंगे? बहुत सारी बातें की जा रही है। कहा जाता है गुल प्लाजा की मैनेजमेंट 1 महीने में 1 करोड़ रुपए मेंटेनेंस जमा करती थी, क्यों नहीं लगाया गया? बातें की जाती है ग्राउंड +1 की इजाजत दी गई थी, ऊपर से 2 मंजिलें कैसे बनाएगी? बातें की जाती है इतनी कंजस्टेड मार्केट थी, जो कि सच है, बहुत कंजस्टेड मार्केट थी। जो भी लोग यहाँ शॉपिंग करने जाते थे वो फंस के चल रहे होते थे। छोटी छोटी दुकानों में माल भरा हुआ होता था, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक का सामान, आर्टिफिशियल प्लांट, सब कुछ यहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से आग को बुझाना मुश्किल ही नहीं, एक वक्त पर नामुमकिन हो गया। लेकिन आग को बुझाने के लिए बहुत जरूरी होता है उसकी असेसमेंट वक्त पे की जाए।
असेसमेंट में थोड़ी सी डिले जरूर हुई, रियलाइज नहीं हुआ कितनी खतरनाक आग बन जाएगी ये, और वो बन गई और लोग अंदर फंस गए। गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ मैं, मेरे साथ एक बड़े मौजूद मेहमान मौजूद है, आइए मेरे साथ। हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद है, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस मार्केट में इनका काफी नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका वक्त देने के लिए अभी इस जगह पे। अब जो आपने सानिया देखा है, इतनी अच्छी मार्केट थी ये, हम ये फायर एग्जिट का हर बार रोना रोते हैं कि क्यों नहीं इन बिल्डिंगों में फायर एग्जिट बनाया जाता, लेकिन सैडली सिस्टम का हाल बहुत बुरा है। कई सौ बिल्डिंग, हजारों बिल्डिंग है कराची में जहां फायर एग्जिट नहीं होगा, और इतनी बड़ी तादाद में वहां मार्केट्स बनी हुई होंगी। इस सिचुएशन पे आपका पहला जवाब क्या होता है? क्या आप कहते हैं क्यों नहीं होते हैं फायर एग्जिट, क्यों इस मार्केट का फेलियर है? आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखें, जब आप ये बात सच्चाई पे सुनना चाहेंगे तो करप्ट माफिया है सारी, जो ये एग्जिट कंट्रोल या हमारे फायर फाइटिंग का सिस्टम लागू करने के लिए लेटर इशू जरूर करते हैं, फिर जब बिल्डिंगों को देखते हैं उसके ऊपर ओके लिख के भेज देते हैं। उन ओके वालों को तो पकड़े हैं जिन्होंने ये परमिशन देते हैं, पहले तो उनके ऊपर कदम लगाई जाए। दूसरी मैं बात ये कहूंगा, ये ग्रीन लाइन या येलो लाइन जो भी चल रही है, ये बंदर रोड, ये में जिना रोड है, आधा तो आपने खा लिया। अब इसमें नॉर्मल भी एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। और आप ये बताएं कि ये आप देख रहे होंगे बिल्डिंग का हाल, जो मैंने कल भी बताया था कि इस तरफ दराज पड़ गई है और बिल्डिंग गिर जाएगी। मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, तो वो दिखाएं। वो दराज पड़ेगी, आपको लगता है वो फैसला गिर जाएगा? हो रही है, ये गिर रही है, नीचे आ रही है, किसी टाइम भी ये गिर जाएगी। लेकिन मैंने ब्लॉक को भी बात की थी कि फायर फाइटिंग वाले और जो इदारे थे उनमें कितने आखिर प्रोफेशनल आदमी है, ये बताएं भाई। ये वो शहर है जहाँ पे 279 लोग फैक्ट्री के अंदर जिंदा जलते हुए हमने देखे हैं बराह रास्त टेलीविजन पर, बट सैडली हमने सीखा कुछ नहीं है। मेरा सवाल ये है, सिस्टम खराब है, बैड गवर्नेंस है, मिसमैनेजमेंट है। क्या हमारी ताजिर बरादरी अपने आप को खुद महफूज बनाना चाहती नहीं है? चले वो लोग तो गलत है, आप तो सही लाइन पे आए सर। सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप ये देखें कि किसी ताजिर को हम कहते हैं कि भाई फायर फाइटिंग का इंतजाम देखें, एनओसी फिर दें, और जहाँ दुकानों पे भी फायर सिस्टम लगा हुआ है वो क्यों नहीं अपनाते? क्या इंतजार कर रहे हैं आग लगने का? सब लोगों को सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए, ताजिर बिरादरी को। मुझे बताया, ये ग्राउंड +1 की बिल्डिंग थी, गुल प्लाजा एक बहुत कंजेस्टेड मार्केट थी। आप जानते हैं यहाँ अंदर जगह बहुत कम थी चलने की, दुकानों के अंदर बैठने की, आप खड़े खड़े शॉपिंग करते थे। 1500 के करीब दुकानें थी और हर दुकान में माल भरा हुआ था। इस मार्केट के जो 2 फ्लोर इजाफी बने, क्या वो आपकी नजर में सही बने? क्या इस मार्केट में जो इंतजाम थे, बताया जाता है कि इसकी जो इंतजामिया है वो 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ मेंटेनेंस जमा करती थी, लेकिन फिर भी लगाती नहीं थी। इस वक्त भी हिस्सा गिरने वाला है, लोग अंदर दबे हुए हैं, तलाश जारी है। क्या हमें ये रियलाइज करना होगा, ताजिर बरादरी को इस बात का एहसास करना होगा रऊफ भाई, कि हमारे अंदर भी बुराइयां हैं। अगर हम अपने आप को सही कर लें तो दूसरे की बुराई से हम बच जाएंगे। देखिए, हम मुस्लिम सोच पे नहीं जाते। अभी अलमिया हो गया था, 8 दिन बाद तो बाप का भी मरना भूल जाते हैं लोग, ये भी भूल जाएंगे। मैं आपको यकीन नहीं कहता हूँ, याददाश्त को अपनाएं, याददाश्त लें अपने दिमाग में कि ये वाकयात होंगे और रोनमा होंगे। 3 करोड़ की आबादी के शहर में तो ये चीज होंगी। ताजिर बिरादरी भी समझे, आवाम भी समझे, क्योंकि हम जिस जंगल में जा चुके हैं, ये 3 करोड़ आबादी के शहर में जंगल है ये। आप ये समझ लें कि यहाँ रास्ता मिलना या किसी को कोई तकलीफ देना, यही हमारा उसूल बन चुका है, लेकिन हम आवाज बुलंद नहीं करते। क्या करें? अच्छा मुझे बताएं, फायर फाइटिंग को कैसे बेहतर करें? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई जॉइंट वेंचर लेकर आए, बिजनेस कम्युनिटी आगे बढ़े और फायर फाइटिंग को अडॉप्ट कर ले, क्या करें? ये तो आपने सही बात की कि प्राइवेट सेक्टर शामिल हो, जिसपे रेशो हो 52% प्राइवेट रेशो आए, जब जाके हॉस्पिटलों का हाल सही हो जाता है। जब जाएंगे प्राइवेट पे जाएंगे तो ये फायर फाइटिंग के सिस्टम भी सही हो जाएंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन, सब शरीक हो ना। और आप जो बता रहे हैं 2 फ्लोर, मुझे याद है यहाँ ट्रेम अड्डा था। ट्रेम अड्डा था आपकी जवानी में? हाँ, ये ट्रेम अड्डा था, और ये वही ये प्लाट है। और ये प्लाट मेरे को पता है 2 मंजिला मंजूर हुआ था, फिर 2 मंजिला और हुई,
कि आप वैसे राहुल भाई इस पूरी सड़क पे MA जिन्ना रोड की इंपॉर्टेंस के ऊपर आप भी थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई इमारतें हैं जिसको हम अपना एंटीक आर्किटेक्ट भी बोलते हैं, जो हमारा खजाना भी है, जिनको बचाने की कोशिश भी करते हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और ये रोड खुदे हुए हैं, ये भगदड़ मची हुई है थोड़ी बहुत हमारे पीछे जिसकी आप ये दिखाएं, अब ये जो भगदड़ मच रही है, अब जाहिर सी बात है उनको भी तो रास्ता दे पब्लिक हमारी। ये तमाशबीन का जो सवाल है मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन मुझे आप बताइए कि MA जिन्ना की सड़क की इंपॉर्टेंस कितनी है और ये हाल क्या हुआ है इसका। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये MA जिन्ना रोड आप जो बात कर रहे हैं, जी जी, और मैं सवाल भी कर रहा हूँ, जी जी, इनको इस तरफ वो दिखाएंगे बाद में। आप ये देखें कि ये MA जिन्ना रोड किस तरह है। जी हाँ, यहाँ MA जिन्ना रोड, यहाँ पीछे, वहाँ आगे। अगर ये आसार कदीमा जो हमारी सकाफत कहलाती है, इनको तोड़ा जाए और रोड बड़ा किया जाए, और ये ग्रीन लाइन बस का जो मामला कई सालों से हो रहा है, जी बस ना और तो कुछ नहीं होना ना, तो ये रोड थोड़ा तो खत्म हो गया। जी हाँ, अब वक्त की जरूरत है कि इस मंसूबे को कैंसिल किया जाए और जितनी तारीखी इमारतें रोड के लिए जगह दें, रोड के लिए जगह दें और आए मिल के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा अगला सवाल जो आपसे बनता है, ये जो तमाशबीन कल्चर है कराची में, हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है एम्बुलेंस का निकलना जाना। और पुलिस और रेंजर्स का आधा वक्त यही काम होता है कि लोगों को पीछे रखे। मुर्तजा बहाब साहब ने भी इसी बात की निशानदेही की थी कि जो हुजूम आ जाता है, तमाशबीन जमा हो जाते हैं। और ये हमारे यहाँ पुरानी मीम्स बनी हुई है कि मोटरसाइकिल वाला अगर नेटी जेटी के पुल पे खड़ा हो जाए ना और उसे देखना शुरू कर दे तो 50 मोटरसाइकिलें और खड़ी हो जाती है, सब देखती हैं, सबके होता कुछ नहीं है। तो ये तमाशबीन कल्चर है, इसके बारे में आपकी राय हुजूर। देखिए तमाशबीन कल्चर कब होता है कि जब आप बेरोजगारी देखेंगे, 41% बेरोजगार है, जगह जगह घूम रहे काम के लिए, काम तो नहीं है, फिर यहाँ तमाशबीन नहीं होगी और क्या होगा आप बताएं कि यहाँ लूटमारी होगी, जेबें कटेगी, सब चीज होगी, तमाशबीनी भी होगी, लेकिन हकीकी जो मुतासिरीन है उनको तो पीछे धकेल दिया जाता है और तमाशबीन आगे आ जाते हैं। मुर्तजा बहाब साहब होश के नाखून लें, अब इस्तीफा दें। और मैं ये कहूँगा वजीर आला सिंध जिन हुकूमत नायल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आज अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आपने वक्त के लिए जज़ाकल्लाह खैर। एक और आम शख्सियत जिनसे अभी बात करना बहुत जरूरी है, उनका नाम है जमजम सईद, मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि 365 पे रिपोर्टिंग करती रही जब से आग लगी, लम्हा ब लम्हा आपको बाखबर रखा। जमजम, अगर आपसे आज पूछा जाए, क्योंकि आपने कराची की रहने वाली हैं, आपने भी ऐसी कई आतिशबाजी के वाकयात देखे हैं, आगे देखी हैं, फायर फाइटिंग देखी है, मुकाबला होते हुए देखा है, सियासतदानों के बयान आने का सिलसिला, मजम्मत का सिलसिला, सब कुछ देखा है। आज आपकी नजर में कराची के रहने वालों के लिए और हम सब के लिए क्या लर्निंग होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, यही हमेशा कहा जाता है कि कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला सिटी है, सही है। पाकिस्तान का पहिया चलता है तब जब कराची चलता है, हमेशा ये कहा जाता है। लेकिन कुछ हमेशा जब भी आग लगती है कहा जाता है तहकीकात होगी, लेकिन हम जब भी देखते हैं सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है इमरजेंसी एग्जिट का ना होना। यहाँ पर 17 एंट्रेंस और एग्जिट गेट्स मौजूद है, लेकिन उनमें एक भी फायर एग्जिट ना होना कल ये सोचने की बात है। अगर फायर एग्जिट होता, एक भी होता, तो आप समझते हैं जहाँ पर 50 मिसिंग पर्सन है वहाँ 10 हो सकते थे, चले 40 नहीं 30 तो निकल ही सकते थे, बचाई जा सकती थी। बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है, कुछ तो बचत हो जाती ना हमारी। कहते हैं माल चले अल्लाह की अमानत है, जिंदा रहे बंदा माल बन जाता है, लेकिन जिंदा रहे तो ना। अब जिस तरह से जिस हालत में लाशें निकल रही हैं, आप क्या समझते हैं जो लवाहिकीन 3 दिन से बाहर बैठे हुए हैं, ना उन्हें पानी का होश ना खाने का होश, आप समझते हो ऐसी हालत में अपने भाई बहन माँ बाप को देख सकते हैं। एक ऐसी भी फैमिली है जिनके घर पे अगले महीने शादी थी, वो आए थे यहाँ शॉपिंग करने, 3 खवातीन थी, 2 मर्द हज़रात थे, एक बच्चा था उनके साथ, वो भी यहाँ लापता है। अब आप बताएं अगले महीने शादी और वो घर मातम में तब्दील हो गया। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? यहाँ इमारत मखदूश करार दे दी गई है। क्यों? हम देख रहे हैं पीछे का हिस्सा मुनहदम हो गया, आगे का साइड हमारे देखा देखिए हमारे सामने हमने देखा वो जो है जमीन बोस हो गया, मिडिल पार्ट वो पूरा गिर चुका है और ये पार्ट भी गिरने वाला है। अगर आप देखें आधा तो गिर चुका है ना, आधा गिर चुका है, ये टेढ़ी हो गई, आप देख रहे हैं
टेढ़ी, ये गिरेगा वो टेढ़ा पास है। ये गिर तकरीबन ये किसी भी वक्त गिर चुका है। अब जो रेस्क्यू कार अंदर मौजूद है, सोचे अल्लाह ना करे अगर ये गिर जाए तो वो रेस्क्यू कार भी शहीद ही हो। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा था जमजम? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू ही आज हुआ है, रात देखिए लेट नाइट हुआ है। वो क्यों? वो इस वजह से कि एक फायर फाइटर था, उसने बड़ी हिम्मत जुटाई, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा आपको अगर याद हो सानिया बल्दिया, उसमें एक सीन ये हुआ था कि इस तरह की ग्रिल्स लगी हुई थी, वो हाथ बाहर निकाल के मदद के लिए पुकार रहे थे और वो जल रहे थे। वो मुझे सानिया याद आ गया जब मैंने यहाँ ग्रिल्स देखी, लोग यहाँ से भी पुकार रहे थे पता है मदद के लिए। तो एक कराची की एक और वीडियो वायरल हुई थी कि बिल्डिंग में आग लगी थी और लड़के ने छलांग लगाई थी खिड़की से। छलांग लगाई थी एग्जैक्टली। यहाँ पर जब मैंने देखा कि कोई आवाज पुकार रहा था, चीख रहा था कि मुझे बचा लिया जाए, तो एक फायर फाइटर था, वो सीढ़ी लगाकर ऊपर उसने चढ़ने की कोशिश की, उसकी हिम्मत को सलाम। लेकिन अच्छा उसकी शादी हुए भी कुछ ही अर्सा हुआ था, 3 महीने की उसकी बच्ची थी। वो चढ़ा, उसने हिम्मत की, उसने ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, चूंकि इमारत जो है वो क्रैक्स पड़ चुके थे, वो मलबा भी गिरा और वो सीढ़ी समेत गिरा, मलबा उसके ऊपर आके गिरा, वो मौके पर शहीद हो गया। वो फुरकान उसका नाम था। बहुत ज्यादा मुझे उस लड़के का अफसोस हुआ। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आग भी काबू थी ना। जब तक आग नहीं बुझेगी रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल सकता है? आग में तो कोई कूदेगा। और आग बुझाने के लिए जो केमिकल्स यूज किए, यहाँ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे थे, प्लास्टिक की ये वो चीजें थी, तो केमिकल वगैरह प्रॉपर यूज किया है इन्होंने। आप देखिए 13 लाख मिलियन गैलन पानी वाटर बोर्ड की जानिब से इस आग को बुझाने के लिए दिया गया है। लेकिन अगर केमिकल से लगी हुई आग होती है, उसको बुझाने के लिए उस पानी के अंदर एक केमिकल मिलाना पड़ता है तभी वो भी था, वो भी इसमें शामिल था। लेकिन आंसर ये है कि यहाँ पर जो शॉप थी उसमें एक तो परफ्यूम्स की दुकान थी, ऑब्वियसली उसमें अल्कोहल यूज होता है जो आग भड़काता है, बुझाता नहीं है। पानी डालोगे मजीद भड़केगा। सारे प्लास्टिक आपकी जो इलेक्ट्रिक जो कार्स होती है बच्चों की, और वो जो मोटर बाइक्स होती है उसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको पता है वो ब्लास्ट करती है। सही है, सारी ऐसी चीजें थी जो आपको पकड़ती हैं। और आपको पता है फिर यहाँ पर हमने देखा 200 से ज्यादा एम्बुलेंसेज थी, 60 के करीब फायर फाइटर्स थे। और जमजम ये जो तमाशबीन वाला कल्चर है, थोड़ा इसके ऊपर ही बात कर दें। आपने माशाल्लाह इतना देखा है। इसमें तो यकीन करें हमने कानों को हाथ लगाया जब हमने देखा रेस्क्यू वाले हाथ जोड़ रहे थे, फायर फाइटर्स हाथ जोड़ रहे थे, रेंजर्स एहलकार हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई पीछे हटो। यहाँ पर ऑपरेशन में खलल पैदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि हर बंदा आ रहा है मोबाइल से वीडियो बना रहे। भाई मैंने पूछा भाई आपका कोई अंदर है तो बताएं, हम मदद कर देंगे। नहीं हम तो वीडियो बनाने आए। भाई वीडियो बनाने से क्या मिल जाएगा? अंदर किसी का कोई बंदा मरा हुआ होगा, कोई इंतजार में है, किसी की राय जो है आपकी राय तक रही है, आपके अश्क पार है, भाई वो निकलने तो दो। तुम रेस्क्यू ऑपरेशन होने ही नहीं देते हो। आप पहले आगे जाते हो, रेस्क्यू को पीछे छोड़ देते हो, आप भागते हो। रेंजर्स डंडा लेकर आती है भगाने के लिए तो एकदम दौड़े लगाते हैं, कितने लड़के गिर जाते हैं, कितने जख्मी हो जाते हैं। खुदारा यार, घरों पे बैठो, टीवी देखो, फेसबुक देखो, सोशल मीडिया देखो, लेकिन स्पॉट पे अपने छोटे कि बच्चा देखो आग जल रही है, छुट्टी का दिन है, त्योहार का पड़ा है यहाँ पर, भाई की जगह नहीं है, क्यों आग जल रही है? बेटा देखो यहाँ पर लोग। मेरी बहन ने जो इस मसले का तरफ इशारा किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी सोसाइटी का मिनहसल कौम इज्तिमाई मसला है। और हम जब तक रियलाइज नहीं करेंगे कि शायद हमारी एंटरटेनमेंट किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, तब तक हम बड़े नहीं होंगे, हम मैच्योर नहीं होंगे, हम समझेंगे नहीं, हम अपनी गलतियों से, जो गलतियां मेरे अकब में देख रहे हैं ना गुल प्लाजा सेंटर, सीखेंगे नहीं। इसी तरह आगे लगती रहेंगी, इसी तरह लोगों का नुकसान होगा। हुकूमत अजाला कर देगी, बिल्डिंग को दोबारा रंग हो जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के 3 नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कर रहा हूँ। मेरे साथ अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं, आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, खुर्शीद आलम साहब मौजूद हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने शायद अपने करियर में कई 100 नहीं हज़ारों आगे देखी हैं और हमेशा रिपोर्ट करते रहे हैं, और मैं इनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहता हूं और आप तक हकायक पहुंचाना चाहता हूं। अब्बास नकवी साहब, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, ये जो आपने आग देखी,
جو آپ نے ریسکیو آپریشن دیکھا, کیا ہم نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے یا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم 1947 میں کھڑے تھے؟ جتوئی صاحب, ماضی سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے جو ماضی میں آگ کے واقعات کراچی میں دیکھے ہیں یہ بالکل اسی طریقے کا تھا. فائر بریگیڈ کے عملے کا تاخیر سے پہنچنا, ٹریفک میں پھنسنا, پانی کی کمی, پانی کا ختم ہو جانا, عملے کے تعاون نہیں کرنا, لوگوں کی پریشانی اور لوگوں کی اموات, یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے. اس وقت تک 28 لاشیں ریکور ہو چکی ہیں اس گل پلازہ سے, اور آج کے دن میں تقریباً 14 لاشیں مزید ریکور ہوئی ہیں. اس وقت جو ریسکیو کا عمل جاری ہے وہ ریسکیو کا انیشل جو اسٹیج پہ اگر کہا جا سکتا ہے کہ وہ عمل فرسٹ فلور سے شروع ہوا ہے, اور اب تک ریسکیو کا عملہ میزنائن فلور اور گراؤنڈ فلور پر کام نہیں کر سکا, کیونکہ اس پورے حصے میں ملبہ اتنا زیادہ ہے اور کہیں کہیں آگ بھی موجود ہے. اس لیے فرسٹ فلور کے اس حصے پہ جو میرے عقب میں نظر آ رہا ہے آپ کو, اس سے آج 14 لاشیں مزید ریکور ہوئی ہیں جنہیں کوٹلیوں کی شکل میں ریسکیو اہلکاروں نے نیچے منتقل کیا ہے اور اس کے بعد اسپتال پہنچائے گی. عباس بھائی, یہ فائر آپریشن اس وقت بھی چل رہا ہے ریسکیو کا, یہ میں دیکھ رہا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے یہ پراپرلی ایکوپ تھے, ان کے پاس ماسک تھے, ان کے پاس ساز و سامان پورا تھا؟ سر, جو اس وقت ریسکیو کا عملہ یہاں اس مخدوش اور انتہائی خطرناک عمارت میں کام کر رہا ہے وہ میرے حساب سے اصل میں جہاد کر رہا ہے. جہاد کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی قسم کا ماسک نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, کوئی ان کے پاس سوٹ نہیں ہے ایسے کہ جس سے, ہیلمٹ آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے. ابھی ہمارے سامنے اوپر سے ایک بلاک گرا ہے جو کہ ایک ریسکیو اہلکار کے سر پہ لگا, وہ شکر ہے کہ اس کا ہیلمٹ موجود تھا. وہ کہ وہ ہیلمٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ اور ان کے ڈریس نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ یہ اس مخدوش عمارت میں جس کے اندر دھواں ابھی بھی بھرا ہوا ہے, کہیں کہیں آگ موجود ہے, وہاں سے یہ لاشیں ریکور کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے انتظامیہ کو سوچنا چاہیے, حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اس مشکل حالات میں, کٹھن حالات میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آصف صاحب, آپ کب پہنچے تھے, آپ نے کیا دیکھا, فائر فائٹنگ آپریشن کیسا رہا؟ فائر فائٹنگ آپریشن تو بہت ہی, مطلب آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, عباس کے جہاد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی ماسک نہیں ہے. یہ اندر جا رہے ہیں, وہ باہر آ کے پھر اپنے سروں پہ پانی ڈال رہے ہیں, اپنے چہرے, اور یہ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہوئے, یہ دیکھ رہے ہیں, میں نے آنکھوں سے دیکھا. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو افسران یہاں پہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, وہ جیسے ہی آتے ہیں نا تو لوائکن کو دھکے مار کے پیچھے کرتے ہیں. جن کے پیارے اندر ہیں, جن کی ڈیڈ بوڈیاں اندر ہیں, ان کو دھکے مار رہے ہیں. کوئی ان کو سہولت نہیں لگی, کوئی ٹینٹ باندھ لے, ان لوگوں کو بٹھائیں جو غمزدہ ہیں بیچارے, جن کے پیارے جو ہیں اندر. ظاہر سی بات ہے, اب بچنا تو مشکل ہی کام ہے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن آپ ان کو کم از کم دھکے تو نہ دیں. خورشید بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ سے کراچی کی بہت ساری آگے دے چکے ہیں, ہم نے بلدیہ بھی دیکھا ہے, ہم نے انسانوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھا ہے, بلڈنگوں تو چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا ہے, بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے خورشید عالم صاحب؟ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اور ایک شعر یہاں پہ ضرور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جی ہاں, یہ حادثہ بھی ایک دم نہیں ہوا. ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ کی آج سے سبق نہیں سیکھا, آر جے مال کی آج سے سبق نہیں سیکھا. بلدیہ فیکٹری تو خیر ایک بہت بڑی مثال ہے نا, وہ پاکستان کا 9/11 تھا. 9/11 کیا اب آپ لیاقت آباد مارکیٹ کا انتظار کریں گے جہاں 5000 دکانیں, یہاں 1200 دکانیں تھیں, 4000 لوگوں کا خاندان تھا وابستہ تھا اس جگہ سے, روزگار لگا ہوا تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں معلوم کہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی. اس سڑک کی اہمیت آپ جانتے ہیں؟ اچھا, بڑی خوبصورت بات کر دی خورشید صاحب آپ نے. یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ کراچی کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں جب آگے لگتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لگائی گئی ہیں, ریکارڈ جلایا گیا ہے, کوئی انشورنس کلیم مانگا گیا ہے. خورشید صاحب, اس کی بھی بڑی تاریخ ہے, چاہے ہمارے ریونیو کے کاغذات ہوں, عدالتوں کے کاغذات ہوں, دوسرے سرکاری کاغذات ہوں, یوں جل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے عباس نے کہا, ہمارے جو فائر رضاکار یہاں موجود ہیں, چاہے وہ 1112 کے ہوں یا KMC کے فائر فائٹرز ہوں, ان کے پاس مکمل آلات نہیں ہے, شیلڈ نہیں ہے, ان کے پائپوں میں آپ کو لیکیج ملے گی. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ایک فائر اسٹیشن ہونے چاہیے. اگر کراچی کی آبادی کو جو سرکار کہتی ہے 2 کروڑ ہے, تو کم از کم بھیا 200 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے تھے. ہیں بمشکل 30. فعال کتنے ہیں, کتنے فائر فائٹرز ہونے چاہیے؟ 17-18 سال سے جو گورنمنٹ یہاں پہ برسر اقتدار ہے, سب سے پہلے تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں.
खुर्शी साहब, मिस मैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस के ऊपर आप तीनों साहिबान ने बहुत सारी रिपोर्टिंग की हुई है, बहुत बार कौम को बताया है कि किस लेवल की मिस मैनेजमेंट बैड गवर्नेंस है, लेकिन एक और एंगल इसका ये भी है कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहती। उसको जहां रिश्वत देकर काम कराने का मौका मिलता है वो करा लेती है और अपनी बहबूद और फलाह का ख्याल नहीं रखती। इस पे आपकी राय? ऐसा ही है, हमें बताया गया था कि ये जो बेसमेंट था ये पार्किंग के लिए मख्सूस था, मगर इसमें दुकानें बन गई। अब इसका जवाब कौन दे? दुकानें कैसे बन गई जो चीज़ पार्किंग के लिए मख्सूस थी? हमने देखा है कि कराची में जितनी इमारतें बनती हैं अप्रूवल बहुत सौ की हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि वो कुछ देकर काम होता है। आप एक सर्वे कर लें तो आपको कराची की 90% इमारतें वो जो प्रोजेक्ट में पड़े उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस बिल्डर के पास नहीं होगा, क्योंकि नक्शा होता है ग्राउंड +6 का, बना देता है वो ग्राउंड +8, तो फिर कैसे होगा? आसिफ भाई, आपकी नज़र में? 2 मंजिला इमारत थी, इसके बाद फिर फ्लोर पे फ्लोर चढ़ा, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ा, और फिर जब फ्लोर पे फ्लोर चढ़ता है ना तो नीचे आपकी जो बेस होती है ना वो कमज़ोर होती जाती है और फिर अनशन तरीके से बनाई जाती है ना, यहाँ से भी दुकान निकाल लो, यहाँ से भी दुकान निकाल लो, तो इनकी भी गलती है। और हम इस मार्केट में काफ़ी दफ़ा आए हैं, वॉक वॉक करने के लिए आए, कोई स्टोरी पे काम करने के लिए आए, तो तारे जो है ना वो बिल्कुल नंगी तारे घूम रही हैं, मतलब तारों के गुच्छे होते हैं वहाँ पे, ओपन तारे जारी होती है, कोई पाइप के अंदर तार नहीं है, और वहीं से जहाँ से ये कट होती है वहीं से इन्होंने जोड़ा और दोबारा लगा दी। शॉर्ट सर्किट वहीं से होता है। ये जहाँ हुकूमत की नाकामी है वहाँ दुकानदारों का भी, बिजनेस कम्युनिटी भी है। बिल्कुल इनको अपनी मार्केट के, अभी और मार्केट है, मीना बाजार है, आप चले जाएं, आप अंदर मार्केट में 10 मिनट रहेंगे आपको गर्मी होगी, घुटन होती है, सफोकेटिंग, तो वो कैसे रहते हैं? वो पूरा पूरा दिन रहते हैं। तो आप उसको कम से कम वेंटिलेशन करें, उनको जगह दें, हवा का कोई रास्ता तो रखें। हवा का रास्ता कोई नहीं रखते, हमारे ठेकेदार बनाते जाते हैं और सत्यानाश करते हैं। अब्बास भाई, ये MA जिन्ना रोड है, ये रोड कोई आम कोई शाहरा नहीं है, ये मतलब कायदे आज़म के मज़ार से लेके हमारे पोर्ट तक जाती है और हमारी सारा ट्रेड यहाँ पर है, सारी इकोनॉमी, फाइनेंशियल हब है चुंदरीगढ़ रोड। इस सड़क का हाल देखकर ही मैं बड़ा परेशान होता हूँ कि न जाने अब ये कब बनेगी। खोद तो दी गई है लेकिन बनने में बड़ा वक्त लगेगा। डू यू थिंक कि ये एक इस लेवल की बैड गवर्नेंस है कि जिसको सही करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब तक सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी मिलकर कोई जॉइंट वेंचर ना करे? फॉर एग्जांपल फायर स्टेशन, अगर फायर स्टेशन को ही हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गवर्नमेंट को सोसाइटी से मिला दें तो आई थिंक बड़ी इंप्रूवमेंट आएगी, ओवरऑल इंप्रूवमेंट आएगी। इस पे थोड़ी रोशनी। कहाँ प्राइवेटाइजेशन करेंगे आप, ये बताएं ना। असल में हमें अपना सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम बैरूनी इमदाद पे तब तक इंतज़ार करेंगे कि कोई ताजिर आए या कोई ग्रुप आए, इन्वेस्टर आए, वो आपके साथ आपका फायर स्टेशन सही कर दे, आपका अस्पताल सही कर दे, आपके तालीमी इदारे से, कैसे मुमकिन? आपको खुद भी तो कुछ सही करना है ना। इसमें आसिफ ने जो बात कही है उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इस गुल प्लाजा की इंतजामिया से भी पूछना चाहिए कि वो कहते हैं 1 करोड़ मेंटेनेंस है महीने का। बिल्कुल, 1200 दुकानों से एक ही दुकान अगर ये 5000 भी दे रहे थे, वो कहाँ लग रही थी? किसी एक दुकान में भी आग बुझाने के आलात मौजूद थे, कहीं एग्जिट रास्ता मौजूद था, कहीं कोई इंतज़ाम किसी किस्म का मौजूद था, कुछ मौजूद नहीं है। और ये सिर्फ एक गुल प्लाजा की बात नहीं है, पूरे कराची में आप जहाँ चले जाएं, जिन मार्केट्स का खुर्शीद भाई ने जिक्र किया या आसिफ ने जिक्र किया या आप जिक्र कर रहे हैं, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं सेम हाल है। आपका सिविल डिफेंस इदारा ख़त्म कर दिया गया है, जिसका काम ही यही होता है कि वो आपकी हालात को चेक करे। आप पाबंद होते थे माजी में कि आप हर कारोबारी शख्स जो कि अपना कारोबार किसी भी दुकान, होटल की शक्ल में कर रहा था, उसको ये लाजिम होता था कि वो आग बुझाने के आलात अपने पास मौजूद रखे। लेकिन आपके यहाँ कुछ नहीं है, आपके यहाँ के मामलात, हालात ख़राब है। और अगर हम ये कहें कि सिंध का सबसे ज़्यादा बुरा हाल है तो ये गलत नहीं होगा। आग लगने के वाक़यात हमने लाहौर में भी देखे हैं और इस्लामाबाद, पिंडी में भी देखे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बेबसी की सूरत हाल और कहीं नज़र नहीं आती कि पूरी इमारत जल गई। 40 घंटे आग लगी रही, आप उस आग पे काबू नहीं पा सके, कैसे मुमकिन है? आप क्या है, आप किस चीज़ से, आपके पास कोई केमिकल नहीं है, आपके पास कोई फोम नहीं है, आप पानी कितना, आप 14 लाख गैलन इस इमारत को बुझाने के लिए पानी सर्व हुआ है पिछले 40-42 घंटे में।
تو آپ کے پاس کچھ ہے نہیں نا. یہ تو ساری یہ آگ ہے, یہ کیمیکل کی آگ ہے, یہ پلاسٹک کی آگ ہے, یہ پرفیوم. ابھی اس عمارت میں تھا کیا؟ پیٹرو کیمیکلس, وہی ساری چیزیں نا فلیمیبل ہے. اب وہ اس فلیمیبل چیزوں کی اگر فروخت کی جا رہی ہے تو ان دکانداروں کو بھی چاہیے تھا کہ یہ اپنا خیال کریں اور اپنے کے ساتھ ان گاہکوں کا بھی خیال کریں کہ جو اپنے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ ریحان روز کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عباس نقوی صاحب, آصف اقبال صاحب, خورشید عالم صاحب. ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا اس وقت بھی بہت ضروری سمجھتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو وہاں اندر ریسکیو کرتے ہوئے. کتنے لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں اس وقت بھی دیکھ سکتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جو بنا ہیلمٹ کے ہے. جتنے بھی لوگ اندر کھڑے ہوئے ہیں کسی کے منہ پر ماسک نہیں ہے. یہ وہ پرابلم ہے جس کی طرف ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک ریسکیو آپریشن میں پراپر اپیریٹس کا استعمال نہیں ہوگا, ساز و سامان مکمل نہیں ہوگا, ہمارے فائر فائٹرز کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوگی, تب تک پرابلمز کھڑی ہوتی رہیں گی. ابھی بھی وہ باہر سے پانی مانگتے ہیں, اپنے منہ پر پانی گراتے ہیں, واپس اندر جاتے ہیں. آئیے میرے ساتھ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 40 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزر چکا ہے آگ کو لگے ہوئے, اور پھر بھی دھواں نکل رہا ہے. یہ عمارت آپ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ گول پلازا کی وہ گلی ہے جو ہمیشہ بھری ہوئی رہتی تھی گاڑیوں سے, لوگوں سے, لیکن اس وقت یہاں سناٹا ہے. ریلیف ورک جاری ہے, ریسکیو آپریشن جاری ہے. بڑی تعداد میں یہاں لوائقین بھی موجود ہیں. اس ایریا میں ہم اس وقت واک کر رہے ہیں, یہ کارڈنڈ آف ہے, لوائقین آگے اور پیچھے ہیں, اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دکان کے مالکان بھی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میں موجود ہوں اس وقت قاسم صاحب کے ساتھ. قاسم صاحب یہاں پہ شاپ اونر تھے, یہاں کے بزنس مین تھے. ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اتنی خطرناک آگ کیسے لگی, کیا وجوہات تھی. قاسم صاحب, ایک تو بہت افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے, آمین, آپ سب لوگوں کو, آپ کی برادری کو. لیکن ایک سوال تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوں گے قاسم صاحب کہ نقصان تو ہوا, لیکن کیا ریئلائز ہوا کہ ہماری غلطی کیا تھی, ہم کہاں غلط ہوئے, ہمیں کیا کرنا تھا, کیا نہیں کرنا تھا, اس بارے میں ہمارا احساس کہاں ہے؟ غلطی تو اس حادثے میں کچھ پتہ نہیں چلی نا کیا تھی کیا نہیں تھی. 10:15 پہ ایک سیڑھی کے پاس سے دھواں نکلنا شروع ہوا. وہ دھواں نکلا تو میں اپنے بھتیجے کو لینے گیا. میں نے کہا یار چلتے ہیں, ہمارا بند کرنے کا ٹائم تھا. تو اس نے کہا چاچا آپ 5 منٹ ٹھہریں, میں چل رہا ہوں. جیسے میرا بھتیجا 5 منٹ کے بعد آیا تو ایک زینے سے دھواں اٹھنا شروع ہوا. وہ 10:15 بجے کا ٹائم تھا. دھواں ایسے اٹھے تو میں نے کہا ہلکی پھلکی آگ ہوگی. تو ہماری مارکیٹ میں الحمدللہ سلنڈر وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو سلنڈر وغیرہ اس میں مارے تو پھر دھواں ایک دم آنن فانن شروع ہو گیا. لوگوں نے بھگدڑ مچا دی, یار یہ ایک دم اچانک کیا ہو گیا. تو ہم لوگ نے کہا کہ دکانیں وغیرہ چھوڑو, اسٹاف کو کہا کہ آپ نکلنے والی کرو, جان بچاؤ, جان ہے تو سب کچھ ہے. تو میرا اسٹاف پورا نکل گیا. 2 بندے میرے رہ گئے میرے اسٹاف کے, وہ ابھی تک اندر ہی ہیں. قاسم بھائی, 2024 میں کوئی 2500 کے قریب, 2025 میں 2500 کے قریب آتش زدگی کے واقعات ہوئے. تقریباً کوئی ہم نے 2 سالوں میں 5000 واقعات صرف اس شہر نے دیکھے ہیں, لیکن پھر بھی یہ شہر سیکھ نہیں رہا ہے. کیا آپ کو اس بات کا غم نہیں ہے حضور کہ ہمارا یہ سڑک کا حال دیکھیے, بلڈنگ کا حال دیکھیے. تو ہے سر, اب کیا کر سکتے ہیں, آپ بتائیں کیا. ایز بزنس کمیونٹی آپ آواز بھرپور طریقے سے اٹھائیے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو. اللہ کرے ایسا نہ ہو, کہیں بھی نہیں ہو. ہماری مارکیٹ کے علاوہ کسی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ قاسم بھائی, بہت بہت شکریہ. کیونکہ اتنے نقصان کے بعد اگر کسی میں بولنے کی, ہمارے ہمت والے ایمان والے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک بات ہے, نا امیدی کفر ہے, یقیناً امید رکھنی چاہیے. تھینک یو قاسم بھائی, تھینک یو. آئیے, یہاں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی یہاں آنے کی کیا وجہ ہے. آئیے میرے ساتھ. یہاں آنا کیسا ہوا آپ کے لیے؟ یہاں پہ بندہ آپ کا پھنسا ہوا ہے, پڑوسی ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ ان کو, اللہ ان کے لیے آسانی کرے. آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے. آپ کا کیسے آنا ہوا تھا؟ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دکاندار ہیں, میں بھی کوئی دکاندار ہوں, شاپ سے آیا ہوں. میں ان کی دکان جل گئی, ان کا مال جل گیا, ان کے ادارے اب جلدی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں یہ ہوا ہے, کرنا چاہیے, یہ بہت غلط ہوا ہے سارا. جو دکاندار ہوں نا, میں سمجھ سکتا ہوں اس کا دودھ کتنے محنت سے بندہ دکان جماتا ہے, کرتا ہے, وہ بھی اتنا اپنے آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھے تو بڑا ہمیں افسوس ہوا. ہم تمام تاجر برادری کے ساتھ ہیں, سب لوگ ہماری دعائیں گے ساتھ. اللہ پاک ان کو سب کچھ دیکھتے ہو, مان رہے کہ جو لوگ اندر ہیں وہ باہر آ جائیں, ساتھ چاہیے تو ان کے گوارے پریشان ہیں بیچارے. آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہ زندہ باہر آ سکتے ہیں؟ بھائی اللہ میں امید ہے, وہ اللہ رکھے اسے کون چکے, امید پہ دنیا قائم ہے. مجھے بتائیے کہ آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں, ہماری میں کمی کہاں پر ہے, ہمیں کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگز. دیکھیں, اس موقع کے اوپر اگر ہم کمی کی بات کریں تو کمی سب نے دیکھ لی ہے. انسانی جانوں کا جو ضیاع ہے اس کا کوئی متبادل
नहीं हो सकता, तो इस ज़ाहिर है कि हमारी कमी और कमज़ोरियों की वजह से हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि हर दफ़ा हर हादसे के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए उठते हैं और हादसे के बाद सब भूल जाते हैं। फिर एक हादसा हुआ, पहले भी हम देख सकते हैं कि आरजे मॉल का वाक़या हो, कोऑपरेटिव का वाक़या हो, अर्शी मॉल का वाक़या हो, या ये एक सानहा इतना बड़ा सानहा हो, हम उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये बिल्डिंग अगर बनी थी तो ये फायर एग्जिट क्यों नहीं था, जो बिल्डिंग कोड से वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो कौन उसको देखता है, कौन से इदारे इसका लुक आफ्टर करते हैं। ये जो इतनी एमरजेंसी मचाई हुई है, ये पैगाम भी मैं दे रहा हूँ कि हम एमरजेंसी के फेज से बाहर आ गए। एमरजेंसी जब दिखाई जाती है जब किसी की जान को बचाया जा सके। अब चूँकि यहाँ से सिर्फ डेड बॉडी रिकवर करनी है तो जज्बाती अंदाज में करने के बजाय तकनीकी काम करें। एंड थैंक यू शेख साहब आपकी खिदमत के लिए, आपकी तंजीम की खिदमत के लिए शुक्रिया।